क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल मैचस्टिक से आग कैसे लगती है और क्यों कुछ सब्सटेंसेस जलते हैं और कुछ नहीं? तो आज हम इसी राज से पर्दा खोलेंगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी, आपका अपना साइंस लर्निंग चैनल। मैं हूं आंचल और आज हम करेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम आज समझने वाले हैं कि कंबशन क्या है, फ्यूल किसे कहते हैं, क्या क्या कंडीशंस चाहिए एक सब्सटेंस को बर्न होने के लिए, और इसके साथ ही अगर फायर लग जाए तो उस आग को हमें बुझाना कैसे है। क्या आग बुझाने का एक ही तरीका है या अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की आग को बुझाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले कंबशन है क्या। कंबशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सके, जो रिवर्स हो सके। अगर आपने एक पेपर को फोल्ड किया तो आप पेपर को जब अनफोल्ड करेंगे आपको पेपर दोबारा मिल जाएगा, बट ऐसे भी कुछ चेंजेस होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। जो चेंजेस को आप रिवर्स ना कर सके यानी कि नॉन रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस आर नथिंग बट केमिकल चेंज। तो इसी तरह से कंबशन, अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया, पेपर को जला दिया, तो जला हुआ पेपर क्या दोबारा पेपर में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उसका रीजन क्या है? कंबशन क्या है? कंबशन एक केमिकल चेंज है। तो कंबशन की जब भी आपको डेफिनेशन आए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। अब केमिकल प्रोसेस तो है, उसमें हो क्या रहा है? उसमें एक सब्सटेंस बर्न कर रहा है, बर्न करने की वजह से वो हीट एमिट करेगा। हो सकता है कोई सब्सटेंस लाइट एमिट करे, कुछ ना भी एमिट करे, बट जब भी वो बर्न करेगा, अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कंबशन, तो कंबशन में उसे क्या चाहिए? उसे हमेशा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जब तक एक सब्सटेंस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, कंबशन नंबर 1 एक केमिकल प्रोसेस है, नंबर 2 ये वो प्रोसेस है जिसे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस। कंबशन को हम कई बार बर्निंग भी कहते हैं, burning of fossil fuel, burning of wood, that is also nothing but the combustion only। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, क्या वो भी कंबशन है? वो भी एक टाइप का कंबशन ही है, बट उसमें कोई हीट और लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रही। हीट हो रही है बट लाइट नहीं हो रही। हीट कौन सी? अगर आप अपने हैंड्स को अपने फेस पे टच करके देखेंगे तो जो आपको हीटनेस फील हो रही है अपने हैंड्स में से, दैट इज ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो वो जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसे हम प्रोसेस क्या यूज करते हैं? रेस्पिरेशन। दैट इज द रेस्पिरेशन। वो आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी एक तरह का कंबशन है बट प्योरली वो कंबशन नहीं है। वो कंबशन क्यों है? क्योंकि उसमें भी एक सब्सटेंस डिग्रेड हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसमें भी ऑक्सीजन यूज हो रही है जैसे कि कंबशन में होती है। बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वहां पे अगर मैं कंबशन, जब मैं पेपर को बर्न कर रही हूँ तो पेपर बर्न करने में जो एनर्जी है वो किस रूप में प्रोड्यूस हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ध्यान रखिएगा, द डाइजेशन ऑफ फूड इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिंपल अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा, और ये क्या है? ये एक नॉन लिविंग प्रोसेस है, यानी कि जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस बर्न कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द कंबशन। तो कंबशन के लिए हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं है, बट रेस्पिरेशन के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊंगी इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सब्सटेंसेस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबशन, कि वो सब्सटेंस कंबस्टिबल है या नहीं है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, आप ध्यान रखिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल क्या है? फ्यूल इज नथिंग बट द कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं वो जब बर्न करेंगे इट विल बर्न ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? दे कैन बर्न बट दे कैन नॉट बर्न विदाउट ऑक्सीजन। दे कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि वो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकते हैं। इनको हम फ्यूल कहेंगे, ध्यान रखिए। और इसको स्टार मार्क मैंने लगाया हुआ है, आप भी ध्यान से लगाइए।
कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम क्या रेफर करते हैं, फ्यूल। फ्यूल क्या, एनीथिंग विच व्हेन इट बर्न्स इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। कोई भी सब्सटेंस जिसको जब हम जलाएं तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप के हैं। सॉलिड फ्यूल्स का जैसे कि एग्जांपल मैं लूं, काउ डंग, वुड, पेपर, दे ऑल आर द सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, लिक्विड फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल की अगर हम बात करें तो एलपीजी सिलेंडर हमारा गैसियस फ्यूल है, ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज ऑल्सो अ गैसियस फ्यूल। तो अब नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम कभी भी फ्यूल नहीं कहते, यानी कि हम उस सब्सटेंस को यूज नहीं कर सकते टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो वुड, वैक्स, कोल, पेपर, charcoal, and then petrol, diesel, they all are referred as fuel. And non-combustible substances में आपके plastic, glass, stone, they all are the non-combustible substances. तो ध्यान रखने वाली बात इस point में क्या है, that combustible substances are those substances which burn in presence of oxygen, number one. Number two, they are referred as fuel. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अब अगर एक सब्सटेंस बर्न हो रहा है तो उसके लिए तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से अगर एक भी कंडीशन उसको नहीं मिलेगी तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। सबसे पहले बात जो अभी हमने बात की, कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल। जब तक आपके पास कोई सब्सटेंस ही नहीं है जिसे आप बर्न करना चाहें जो फ्यूल की कैटेगरी में हो, तब तक आपकी जो फायर है वो कैसे स्टार्ट होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फायर लग जाए, मेरे पास है ही नहीं, ना मेरे पास वुड है, ना पेपर है ना ही मेरे पास कोई एलपीजी है, कुछ भी नहीं है, तो फायर लगेगी कैसे। नंबर टू, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर एक सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो सब्सटेंस बर्न करेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कंबशन की रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करें और वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन को आप एयर भी बोल सकते हैं, एयर में से कौन सा कंपोनेंट, ऑक्सीजन कंपोनेंट को वो सब्सटेंस यूज कर रहा है एज अ फ्यूल, तो अगर वो नहीं मिलेगा तब तक वो कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। चाहे वो कैसा ही कंबस्टिबल सब्सटेंस क्यों ना हो, वो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हीट, वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर है, जब तक वो अटेन नहीं होगा एक सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर कैसे, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम क्या करते हैं, हम जब दिवाली में वो जो हमारी फुलझड़ी होती है, हम जब उसे जला रहे होते हैं कैंडल से, तो आपने नोटिस किया होगा कैंडल से जब हम उस फुलझड़ी को जला रहे होते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, हमें बहुत टाइम लग जाता है उस फुलझड़ी को जलने में, उस फुलझड़ी को आग लगने में। बट अगर आप उसी सेम फुलझड़ी को दूसरी फुलझड़ी जो ऑलरेडी जल रही थी आप उससे कांटेक्ट में लाएं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो फुलझड़ी में जो भी फ्यूल लगा हुआ है, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो लगा हुआ है, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, और कैंडल की फ्लेम में वो टेम्परेचर इतना नहीं है कि वो एकदम से जलने लगे। तो वहां पे जब आप एक बर्निंग जो फुलझड़ी होती है जब उसको उसके पास लेके जाते हैं तो वो एकदम से वो इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेती है। तो इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर at which a combustible substance starts burning। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, a combustible substance, नॉन कंबस्टिबल नहीं। आप पत्थर को जितना मर्जी आग में डाल दो वो नहीं जलेगा क्योंकि वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल। बट जब आपने एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके उतने टेम्परेचर पे ले आए कि जिससे कि वो जलने लगे, तब वो सब्सटेंस क्या, वो टेम्परेचर क्या है, वो है उसका इग्निशन टेम्परेचर। मैच स्टिक का एग्जांपल लेती हूँ। मैच स्टिक में क्या होता है, आप फ्रिक्शन से ही आप आग को प्रोड्यूस कर सकते हो, फ्रिक्शन से ही आप फायर को प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों, वो फ्रिक्शन की वजह से इतनी हीट, हमने पढ़ा है ना फ्रिक्शन चैप्टर में कि जब भी हम फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और वो हीट इतनी जनरेट हो जाती है कि वो जो मैच स्टिक है वो जलना शुरू कर देती है। तो जब तक उसको इतनी फ्रिक्शन नहीं मिलेगी जब तक वो जलना नहीं शुरू करेगी। तो फ्रिक्शन यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज हो रहा है, एज अ सोर्स ऑफ इग्निशन टेम्परेचर वहां पे यूज हो रहा है।
लॉग ऑफ वुड को आप जलाना चाहें तो लॉग ऑफ वुड को भी आप ये नहीं कि एक मैच स्टिक से जला लोगे, मैच स्टिक जला के आप कहो कि मैं लॉग ऑफ वुड को जला लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लॉग ऑफ वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। बट वहीं अगर आपके पास एक वुड का एक छोटा सा पीस है, एक वुड का एक छोटा सा पीस है, तो आप उसको जला लेते हो। रीजन क्या है? उस जो छोटे से वुड के टुकड़े का, उस छोटे से, आप अगर पतला सा एक टुकड़ा अगर आपके पास हो तो वो क्यों जलने लगेगा? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है। इसी तरह से अगर मैं कहूं, आपके पास अगर फ्रेश लीव्स हैं और दूसरी तरफ ड्राई लीव्स हैं, फ्रेश लीव्स को आप जलाना चाहो तो फ्रेश लीव्स नहीं जलती इजिली। रीजन? क्योंकि फ्रेश लीव्स का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। और ऑन द अदर हैंड जो ड्राई लीव्स होती है वो तो खुद ही जल जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अपने आप ही फॉरेस्ट फायर्स का आपने सुना होगा कि जंगलों में गर्मियों में आग लग जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, व्हेन द लीव्स दे स्ट्राइक ऑन ईच अदर सरफेस दे प्रोड्यूसेस द हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन, और उस हीट की वजह से ही आग लग जाएगी। तो दैट इज द ड्यू टू द इग्निशन टेम्परेचर रीचेज वेरी इजिली। आई होप आपको इग्निशन टेम्परेचर क्लियर हो गया होगा। अब कुछ सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं इन द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। आपने कई बार एलपीजी के ट्रक होते हैं या फिर पेट्रोल और डीजल के ट्रक्स आपने कई बार रोड्स पे देखे होंगे, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो वो ट्रक्स के ऊपर लिखा होता है बी कॉशियस इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस देयर। तो इन्फ्लामेबल सब्सटेंस का क्या मतलब है? इन्फ्लामेबल सब्सटेंस का मतलब है कि ये वो सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी जलेंगे, ये वो सब्सटेंस है जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। तो वो सब्सटेंसेस को हमें स्टोर भी ढंग से करना पड़ता है, यानी कि उसको ये नहीं कि कहीं पे भी आपने रख दिया, तो उनको स्टोरेज के भी आपको केयरफुली ध्यान से उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही स्टोर करना पड़ेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके स्टोरेज में हमें ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। तो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस में एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है। तो दीज आर द इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। ऑन द अदर हैंड कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो बर्न कर रहा है और बर्न करने पे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस। वुड इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बट नॉट एन इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि जितने भी हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, उनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है हम उन्हें क्या कहेंगे? इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। तो कैन आई से all inflammable substances are combustible substances but not vice versa। मतलब जितने भी inflammable substances हैं वो है तो combustible substance, वो है तो fuel, but सारे के सारे fuel inflammable नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, यानी कि जितने भी combustible substances हैं उनमें से कुछ सब्सटेंसेस हमारे इन्फ्लामेबल हैं, बट सारे इन्फ्लामेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे कंबस्टिबल है उन सबका इग्निशन टेम्परेचर कम ही हो। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे कंबस्टिबल का, पेपर, वुड, यानी कि अगर आपके पास लॉग ऑफ वुड्स हैं तो आपको ये नहीं है कि उसको ध्यान से स्टोर करना पड़ेगा, आप उन्हें कहीं मर्जी रख दीजिए, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना हाई है कि जब तक वो अटेन नहीं होगा, जब तक वो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। और इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस को तो ध्यान से स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि वो हल्के से ही उसको हीट मिलते ही वो जलने शुरू हो जाएगा। तभी आपने सुना भी होगा कि जब हम पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं वहां पे नो स्मोकिंग, और वहां पे इवन की टेलीफोन और मोबाइल यूज करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसमें से कोई स्पार्किंग हो जाए, या हमने फ्रिक्शन प्रोड्यूस की, जब हमने मैच स्टिक को यूज किया वहां पे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से, वो फ्रिक्शन की वजह से ही इतनी हीट निकल जाए कि वो जो हमारा फ्यूल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो जलने लग जाए। तो इसीलिए वहां पे ये मना किया जाता है, बिकॉज वहां पे कैसे सब्सटेंसेस हैं? इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। आगे चलते हैं। अब फायर तो हमने लगा दी, अब फायर को कंट्रोल कैसे करना है? अब हमें ये तो पता चल गया कि जब तक ये तीन सब्सटेंसेस नहीं होंगे, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, तब तक एक सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। अब फायर को कंट्रोल कैसे करना है? अगर हम कंडीशंस को ही ध्यान में रख के चलें तो तीन चीजें चाहिए एक सब फ्यूल को बर्न करने के लिए, तीन चीजें चाहिए एक सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। अगर मैं इन तीनों में से किसी भी एक सब्सटेंस को हटा दूं, अगर मैं इन तीनों में से किसी भी एक सब्सटेंस को हटा दूं तो ऑटोमेटिकली जो फायर है वो कट ऑफ हो जाएगी। मानते हैं कि नहीं?
अगर मैंने सपोज फ्यूल को ही हटा दिया, यानी कि जो सब्सटेंस बर्न कर रहा था अगर मैं उसी को हटा दूं, जैसे कोई अगर मान लो किसी के घर में कभी फायर लग जाए तो जो फर्नीचर है, पेपर है, जो भी आग लगी हुई है, अगर हम उसी को वहां से हटा दें तो जो फायर है वो ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगी। नंबर 2, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दूं। अगर किसी पर्सन को आग लग जाती है तो कई बार आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि ब्लैंकेट उसको उड़ा दो। ब्लैंकेट उड़ाने का मेन पर्पस क्या है? वाई द पर्सन इज रैप्ड विद द ब्लैंकेट? रीजन ये है कि जो ब्लैंकेट है इट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ब्लैंकेट की वजह से क्या होगा? उस ब्लैंकेट की वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी बॉडी तक नहीं जा पाएगी, उसके क्लोथ्स तक नहीं जा पाएगी, तो वो जो पर्सन है उसकी जो फायर लगी हुई थी, वो आग लगी हुई थी, वो वहीं पे बुझ जाएगी। अगर आप उसको इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दो, यानी कि वहां पे कूल कर दो, कूल करने के लिए यानी कि वाटर तो वहां पे छिड़क दो, है ना, यानी कि वाटर की वहां पे दे दो सप्लाई, तो क्या होगा? अगर आपने पानी वहां दे दिया तो क्या होगा? वो जो हीट थी वो लोअर डाउन हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर ही कम हो गया तो इग्निशन टेम्परेचर नहीं अटेन कर पाएगा फ्यूल, और जब इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं अटेन होगा तो फ्यूल कैसे बर्न होगा? तो व्हाट आर द कंडीशन? रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि एलपीजी हो गया, फर्नीचर हो गया। रिमूव द हीट, जनरली वाटर यूज करते हैं हम हीट को रिमूव करने के लिए। और कट ऑफ द एयर और द ऑक्सीजन सप्लाई, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना, या सैंड को, ब्लैंकेट को, या डैम्प क्लोथ्स, यानी कि कोई भी अगर गीला कपड़ा अगर हम रैप कर दें उस पर्सन के आसपास। बट क्वेश्चन आता है, क्या हम सारे के सारे मेथड हर जगह पे यूज कर सकते हैं? क्या हम वाटर को यूज करना चाहूं तो किसी भी टाइप की फायर हो, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई इसका इग्निशन टेम्परेचर कम करना हो तो क्या मैं वाटर को यूज कर सकती हूँ? अगर मान लो इलेक्ट्रिकल फायर है और मुझे लग रहा है कि भाई मैं तो इग्निशन टेम्परेचर कम करना है, तो क्या मैं वहां पे वाटर एज अ सोर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकती हूँ? तो आंसर है नो। रीजन क्या है? क्योंकि हर तरह की फायर में अलग अलग टाइप का फ्यूल बर्न कर रहा है, तो उस फ्यूल के डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप की स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करें। तो सबसे पहले अगर आप वाटर को यूज कर रहे हो तो वाटर किस टाइप की फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है? जहां पे फायर लगी हो ड्यू टू वुड, अगर फर्नीचर की वजह से आग लग रही है, अगर पेपर की वजह से आग लगी हुई है, तो वहां पे आप वाटर को यूज कर सकते हो। क्यों? वाटर क्या करेगा? वाटर विल लोअर डाउन द टेम्परेचर। जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर कम हुआ, जैसे ही कूलिंग आई, तो क्या हुआ? इन तीनों में से एक कंडीशन नहीं अचीव हो पा रही। जब इन तीनों में से एक कंडीशन वहां पे मिसिंग है तो फायर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहाँ यूज करते हो? जब इलेक्ट्रिकल फायर है और ऑयल फायर है। अब यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं? वाटर को हम यूज क्यों नहीं करते जब इलेक्ट्रिकल फायर है? क्यों, ऐसा क्या है? बिकॉज वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो भी पर्सन फायर को एक्सटिंग्विश करने जाएगा, जो भी पर्सन उस फायर को ऑफ करने जाएगा, वो खुद ही ऑफ हो जाएगा ड्यू टू द शॉक। क्या होगा? उस पर्सन को ही इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी, जब भी फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी हो, हमें कभी भी भूल कर भी हमें वाटर को यूज नहीं करना, क्योंकि पर्सन को बहुत ज्यादा जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जिसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, अगर फायर लगी हो ऑयल की वजह से, दैट कैन बी हमारा कैरोसिन, दैट कैन बी द अदर फायर्स, दैट इज एनी काइंड ऑफ किचन ऑयल, तो वहां पे क्या हम यूज कर सकते हैं वाटर को? तो आंसर है नो। बिकॉज आंसर है नो बिकॉज ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर। ऑयल जो है पानी से हल्का है, हल्का होने की वजह से क्या होगा? वो पानी के ऊपर आ जाएगा और फायर चलती रहेगी। आप जितने मर्जी उसको पानी गिरा लो, वो फायर जो है, जब तक ऑयल वहां पे प्रेजेंट है, जब तक वो फायर चलती रहेगी। जब भी ऑयल की सप्लाई खत्म होगी, यानी कि जब वो ऑयल था जब वो खत्म होगा, तभी वो फायर एक्सटिंग्विश होगी। तो जनरली जब भी ऑयल फायर्स होती हैं तो हम वहां पे या तो सैंड यूज कर सकते हैं, या फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर जो क्या प्रोवाइड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? दैट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मेथड्स ऑफ कंट्रोल फायर में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। अब एक सब्सटेंस बर्न कर रहा है, उसको बर्न करने के लिए तीन कंडीशंस चाहिए, बट स्टिल हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस और तीसरा है एक्सप्लोजिव। रैपिड कंबशन क्या होता है?
रैपिड कंबशन वो कंबशन है जिसमें कंबशन होगा, मतलब उस सब्सटेंस को हीट अटेन करने में, उस सब्सटेंस को अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि आप वुड को बर्न कर रहे हो, पेपर को बर्न कर रहे हो, तो उस सब्सटेंस को जब आप बर्न कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा जो हीट लगेगी वो लगेगी इन केस ऑफ रैपिड कंबशन। बट जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा, आपने उस सब्सटेंस को ओपन में रखा, ऑटोमेटिकली वो जलना शुरू हो गया। जैसे कि आपने फास्फोरस को ओपन में रखा, फॉरेस्ट में कोई वहां जाके आग थोड़ी लगाता है, वो ऑटोमेटिकली लग जाती है अपने आप। वहां पे ऑटोमेटिक जब भी कोई फायर लग रही है, आपने कोई हीट नहीं प्रोवाइड की। अब वो हीट आपने प्रोवाइड नहीं की तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, तो मैम फिर इग्निशन टेम्परेचर तो आपने दिया नहीं, तो ये सब्सटेंस बर्न कैसे कर रहा है? आपने तो बताया कि 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं। तो बच्चे उस केस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर या तो रूम टेम्परेचर ही है, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे रखते ही, रूम टेम्परेचर पे जितनी हीट है उसी टेम्परेचर पे ही वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर देगा। या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं, ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही वो हीट अटेन कर लेगा, जैसे कि फॉरेस्ट फायर। तीसरा है एक्सप्लोसिव कंबशन, अचानक से आग लगना। अचानक से मतलब कि जैसे आप कभी फायर क्रैकर्स को बर्न कर रहे होते हो तो आप एकदम से वो आग पकड़ता है और एक एक्सप्लोजन होता है, एक बहुत ज्यादा साउंड, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, उस टाइप के कंबशन को हम क्या कहेंगे? एक्सप्लोसिव कंबशन। रैपिड कंबशन में एक्सटर्नल हीट की जरूरत है, आपको बाहर से इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इग्निशन टेम्परेचर आपको देने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में तो आप सोचोगे, वहां तो आग लग भी चुकी होगी। एक्सप्लोजिव में भी जब तक आपने वो हीट नहीं दी, जब तक वो फायर जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। Rapid combustion produces large amount of heat and light. It also produces large amount of heat and light. But here in explosive it produces sound also. जैसे कि burning of firecrackers. और यहाँ पे क्या है? burning of wood, LPG. LPG को भी जब तक आप LPG सिलेंडर को भी अगर आपने burn करना होता है, LPG गैस अगर आपने यूज करनी होती है, तब भी आपको थोड़ा सा उसको इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है। देन स्पॉन्टेनियस में बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एंड फॉरेस्ट फायर, जैसे कि मैंने कहा। और एक्सप्लोजिव में क्या आ जाएगा? फायर क्रैकर्स। ठीक है, जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होगा, जब भी हम उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाएंगे तो वो सब्सटेंस वेपराइज करेगा, और वेपराइज करने से क्या होगा? जो भी गैसेस उसमें प्रेजेंट होंगी वो एक फ्लेम की तरह हमें दिखाई देंगी। तो व्हाट इज फ्लेम? रीजन वेयर बर्निंग ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जब भी हम एक फ्यूल को जला रहे हैं तो जहां पे भी गैसेस बर्न हो रही हैं वहां पे एक आपको एक आग नजर आएगी, और उसी आग को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम। अब फ्यूल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन आइदर दे प्रोड्यूस फ्लेम और नॉट। जो सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वैक्स, ऑयल, और वैसे ही कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको आप बर्न करें तो वो कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि चारकोल, कोल, अब आप इन्हें बर्न करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें गैसेस नहीं है। तो जिस भी सब्सटेंस में गैस नहीं होगी, जब भी वो आप बर्न कर रही हैं तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब फ्लेम तो हमने पढ़ लिया कि जो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फ्यूल फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है वैक्स और ऑयल। अब फ्लेम की आपने अलग अलग कलर देखे हैं, तो कलर के बेसिस पे अगर हम फ्लेम को डिस्क्राइब करें तो येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम सुनते ही हमारे दिमाग में कैंडल का एग्जांपल आता है। जब भी आप कैंडल को बर्न करते हैं, आप क्या देखते हैं? कैंडल बर्न्स विद द येलो फ्लेम। जबकि जो हमारा एलपीजी गैस स्टोव है उसकी फ्लेम का कलर कौन सा होता है? ब्लू। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या आप कैंडल की फ्लेम पे खाना कुक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जबकि आप बर्नर पे खाना कुक कर सकते हैं एलपीजी सिलेंडर की हेल्प से। रीजन क्या है? क्योंकि जो येलो फ्लेम है वो तब प्रोड्यूस हो रही है जब फ्यूल इनकम्प्लीट कंबशन शो कर रहा है, यानी कि जब भी कोई फ्यूल इनकम्प्लीटली जलेगा तो जो फ्लेम वो प्रोड्यूस करेगा वो फ्लेम कौन से कलर की होगी? येलो कलर की। और अगर एक फ्यूल पूरा का पूरा यानी कि कंप्लीटली बर्न हो रहा है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो कौन से कलर की होगी? ब्लू कलर की। येलो फ्लेम से बट आप रोशनी कर सकते हैं। जब भी हमारे घर में लाइट चली जाती है रात को, तो अगर हम कैंडल को बर्न करें तो हमें लाइट फील होगी, बट अगर आप एलपीजी सिलेंडर की फ्लेम देखें तो वो इतना नहीं होती कि पूरे के पूरे किचन को वो एनलाइटन कर सके। तो इट मींस येलो फ्लेम प्रोड्यूसेस लाइट बट ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस लाइट। एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं। आगे चलते हैं, हमारे सिलेबस में
कैंडल के 3 जोन्स हैं, फ्लेम के 3 जोन्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं हम क्या देखते हैं, उस वो 3 जोन्स में डिस्क्राइब हो जाती है, 3 जोन में डिफरेंशिएट हो जाती है। सबसे बाहर वाला जोन आउटर मोस्ट जोन, जो कि जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। उसके बाद आता है मिडल जोन जिसका कलर क्या है, येलो, और इनर जोन जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। अगर हम इन्हीं जोन्स को, अगर फ्लेम से अगर हम यहाँ देखें, ब्लू फ्लेम है तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न होगा। अगर फ्यूल कंप्लीटली बर्न होगा तो लाइट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। और जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हॉट होगा, ये वाला जो जोन है। येलो फ्लेम अगर प्रोड्यूस हो रही है, जो येलो जोन है कैंडल का, यानी कि वो कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है, और ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। नंबर 3, ये इतना ज्यादा हॉट नहीं होगा। ब्लैक जोन, यहाँ पे बिल्कुल भी कंबशन नहीं हो रही है, यानी कि इन टोटली जो नो कंबशन टेक प्लेस इन द ब्लैक जोन। और ब्लैक जोन जो होगा दैट इज द लीस्ट हॉट जोन। आपने कई बार देखा होगा जब लाइट चली जाती थी तो हम बचपन में क्या करते थे कि हम कैंडल फ्लेम के बीच में से ऐसे हाथ को, उंगली को निकाल देते थे, बट हमारे हाथ जलता नहीं था। रीजन, क्योंकि जब हम अंदर से फ्लेम के लेके जा रहे हैं तो हम कौन से जोन के पास लेके जा रहे हैं, ब्लैक। बट अगर आप फ्लेम के बिल्कुल ऊपर फिंगर को रख देंगे तो वो जब भी जल जाती है। रीजन, जब हम फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं तो सबसे बाहर ब्लू जोन जो है वो सबसे ज्यादा हॉट जोन है। अब इसके बेसिस पे आपको डिफरेंस भी आ सकता है, आपको ब्लैक जोन और येलो जोन का डिफरेंस आ जाए, या येलो और ब्लैक का, या तीनों का डिफरेंस आ जाए, या पूरा 5 नंबर में डिस्क्राइब करने को भी कैंडल फ्लेम आ सकती है। तो चलिए समझते हैं इसके डिफरेंस को। ब्लू जोन द आउटर मोस्ट जोन, येलो मिडल, एंड ब्लैक जोन इज द इनर मोस्ट जोन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्लू जोन इज द हॉटेस्ट जोन। हाउ वी कैन प्रूव इट इज हॉटेस्ट जोन, अगर आप एक कॉपर वायर को हॉटेस्ट जोन के पास लेके जाएंगे तो वो थोड़ी ही देर में रेड हॉट हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल जलने लगेगी, जो इंडिकेट कर रहा है ये सबसे ज्यादा गर्म जोन है। येलो जोन इज द मॉडरेटली हॉट जोन एंड ब्लैक जोन इज द लीस्ट हॉट। अब जो ब्लैक जोन है, अगर वहां पे आप कोई भी सब्सटेंस को लेके जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, उस पे वहां पे एक ब्लैक कलर का पैच बन जाएगा। अगर आप किसी ग्लास स्लाइड को वहां पे लेके जाएं तो वो ग्लास स्लाइड जो है वहां से उस पे ब्लैक कलर का पैच आ जाएगा, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, हियर इनकम्प्लीट कंबशन एंड नो कंबशन टेक प्लेस। Blue zone is also known as non-luminous zone. Why it is called non-luminous? Because it does not produce much light. Whereas the yellow zone is called luminous zone because it produces light. And this is called the dark zone because no combustion of fuel take place in this zone. I hope आपको structure of flame clear हो गया होगा। अब हम next एक बहुत ही important definition की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है calorific value, और इसको fuel efficiency के नाम से भी जाना जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? जब आप एक 1 kg किसी भी फ्यूल को लें, उसको बर्न करें, उसको बर्न करने से जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उस पर्टिकुलर फ्यूल की क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, या मैं कहूं उस फ्यूल की क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी कंप्लीट बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। तो जब आप 1 kg किसी भी फ्यूल को बर्न करें और उसको बर्न करने से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी। एसआई यूनिट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि एसआई यूनिट क्या है फ्यूल एफिशिएंसी के, दैट इज किलो जूल पर केजी। किलो जूल इज द यूनिट ऑफ हीट एंड केजी इज द यूनिट ऑफ फ्यूल। तो ऐसा यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। अगर हम वेरियस टाइप्स के फ्यूल्स को देखें जिसमें सॉलिड फ्यूल्स भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैसेस भी हैं, तो जो गैसियस फ्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल है, चाहे मैं उसको एफिशिएंसी के टर्म्स में बात करूं या मैं आइडियल फ्यूल के टर्म्स में बात करूं। तो जो सबसे ज्यादा जो गैसियस फ्यूल में भी अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज करते हैं। एक तो वो कोई भी हार्मफुल गैसेस एमिट नहीं करता और दूसरा ही उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि जो रॉकेट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम सॉलिड फ्यूल्स को देखें जैसे कि काउ डंग, वुड, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये बहुत कम है और इसके साथ ही ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस एमिट करती हैं जो हमारे लिए ही नहीं पूरे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है नेम वन फ्यूल विच हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन।
और अगर आपको फ्यूल क्वेश्चन आ जाता है कि कोई फ्यूल का नाम बताइए जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो आप किसी भी सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोल, वुड, चारकोल, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो काफी कम है। अब हम करते हैं आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल फ्यूल क्या होता है? वैसे अगर हम कहें तो आइडियल कोई भी चीज नहीं है। आइडियल का मतलब होता है वो चीज जिसके पास सारे ही बेस्ट करेक्टर हो। तो नेचर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आइडियल हो, तो फ्यूल कैसे आइडियल हो सकता है? एक फ्यूल को आइडियल बनाता है उसको आप किस जगह पे यूज कर रहे हो, किस टाइम पे आप उसको यूज कर रहे हो। मतलब अगर आप फ्यूल को एज अ कुकिंग पर्पज पे अगर मुझे यूज करना है, तो मैं हाइड्रोजन को तो यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एलपीजी ही यूज करना पड़ेगा। अगर तो इसी हिसाब से फ्यूल की आइडियलिटी उसकी लोकेशन, उसके यूज पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एक जनरली अगर हम पढ़ें, एक फ्यूल, आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पेपर में हमें बहुत बार पूछे जाते हैं। वो इजीली अवेलेबल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हमें उसको लेने जाने के लिए पहले 10-10 किलोमीटर जाना पड़े, फिर जाके हम उसको लेके आए। इजीली हमारे को इजीली मिल जाए, उसके साथ साथ चीप हो, इजी टू स्टोर, रखना आसान हो उसको, और साथ ही इजी टू ट्रांसपोर्ट। जैसे हमारे जो गैशियस फ्यूल हैं या मैं कहूँ लिक्विड फ्यूल्स हैं, उनको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइंस। और इसी के साथ जैसे हमारे एलपीजी है, सीएनजी है, ये गैशियस फ्यूल्स हैं, तो इन गैशियस फ्यूल्स को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू टैंकर्स और थ्रू पाइपलाइंस, और हम इजीली स्टोर कर सकते हैं इन सिलेंडर्स। चीप होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, यानी कि जब आप उसको बर्न करें उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा वो कोई हार्मफुल गैसेस एमिट ना करे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे कि हमें या हमारे एनवायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को कोई नेगेटिव इंपैक्ट आए। और वो फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न करे विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, यानी कि वो कंप्लीट कंबशन का फिनोमिना शो करे। इसके साथ ही उसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हो। अभी हमने पीछे पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ फ्यूल टू बर्न, यानी कि जब तक वो टेम्परेचर वो अटेन नहीं कर सकता जब तक वो बर्न ना करे। तो यानी कि मॉडरेट का मतलब क्या हो, ऐसा भी ना हो कि रूम टेम्परेचर से कम हो तो वो जब मर्जी जल जाए, ऐसा भी ना हो कि इतना हाई हो कि उसको बर्न करने में ही हमारी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी वेस्ट हो। तो आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ध्यान से इसे लर्न कीजिएगा। ये आपको एग्जाम में कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, चाहे वो आपके मिड टर्म है, चाहे वो आपके फाइनल्स हैं। देन आता है हार्मफुल इफेक्ट्स। जब भी हम एक फ्यूल को बर्न करते हैं तो कोई ना कोई हार्मफुल गैसेस वो एमिट करते हैं। तो वो जो हार्मफुल गैसेस हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे सराउंडिंग्स है, उन सबको वो इम्पैक्ट करेगी। तो सबसे पहले जो बर्निंग ऑफ कोल, वुड, आज के टाइम पे तो हम वुड को यूज नहीं करते, बट फिर भी कुछ रूरल एरियाज में वुड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पस के लिए यूज होती है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, अनबर्न्ड पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स आर नॉट हेल्दी फॉर इनहेलेशन, यानी कि अगर हम उन्हें इनहेल करते हैं तो हमें कंजेशन और कोई ना कोई लंग्स रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। इसके अलावा जो इनकम्प्लीट कंबशन है, अगर कोई भी फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कहीं ट्रैफिक कंजेशन में फंस जाते हैं, हम कहीं ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हुए हैं बहुत लंबे टाइम से, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा डिजीनेस, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीटली बर्न कर रहा है, और जब भी कोई फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न करेगा वहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये एक हार्मफुल गैस है जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको डिजीनेस, उसको वॉमिटिंग और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ज्यादातर जो हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है विच कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? दैट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से टेम्परेचर राइज होना, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आप देखते हैं कि अब हमारे जो गर्मियां होती हैं वो उसमें जो टेम्परेचर है वो कितना अराउंड 50 तक पहुंचने को तैयार हो गया है। तो रीजन यही है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जिसकी वजह से कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन बर्निंग ऑफ डीजल। डीजल को यूज करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो इसके वेपर्स हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके एसिड रेन कॉज करते हैं, विच इज नॉट हेल्दी
for the plants and the animal life as well as it causes the deterioration of the monuments, यानी कि हमारे जो monuments है वो भी खराब हो रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और आप नेक्स्ट चैप्टर पे किस पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। थैंक यू।